नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है इस बार के एग्जाम के लिए क्योंकि नए सिलेबस में इसे जोड़ा गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा कहता है कि राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सारियू के विचार क्या थे। देखिए ये एक विचार मतलब एक इंसान का नाम है और इनके विचार के बारे में आपको यहाँ पे जानना है। देखिए 1848 ईस्वी की बात है। एक फ्रांसीसी कलाकार जिनका नाम था फ्रेडरिक सारियू, इन्होंने 4 चित्रों का एक श्रृंखला बनाया, मतलब एक 4 फोटो बनाया। इसमें उन्होंने अपने एक सपनों का संसार रचा है, मतलब अपने दिमाग के उपज से उन्होंने एक ऐसे संसार की रचना की है और उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बनाया था। मतलब यहाँ पे समझ लीजिए क्या हुआ कि उन्होंने 4 फोटो का एक श्रृंखला बनाया, मतलब एक फोटो के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और उसमें उन्होंने अपने समझ से, अपने सपनों के हिसाब से एक संसार की रचना की। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया था। पहले फोटो में उन्होंने क्या किया, यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री, पुरुष और एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा मतलब की मूर्ति की वंदना करते हुए जा रहे थे। मतलब एक ऐसा फोटो दिखाया जिसमें दिखाया कि एक, यहाँ पे देखिए फोटो बताया गया है, एक फोटो बनाया और इसमें एक लाइन से जो अमेरिका और यूरोप के लोग थे वो स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना मतलब की पूजा करते हुए नजर आए। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानदेव की मशाल और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों को ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए थे। इन्होंने इसमें यह बताया, एक में ज्ञानदेव मतलब कि एक में एक ऐसी पुस्तक थी जो जानकारी देती थी और दूसरे हाथ में इन्होंने मनुष्य के अधिकार, उनके राइट्स के बारे में बताया। और नीचे उन्होंने दिखाया कि कैसे वहां पे जो निरंकुश शासन था राजाओं के द्वारा या किसी अन्य लोगों के द्वारा, जो निरंकुश शासन था उसे कैसे वहां के लोगों ने ध्वस्त कर दिया था। ये इनके पहले फोटो में दिखाया गया था। किसके पहले फोटो में? ये थे फ्रेडरिक सारियू जो अपने विचार से 4 फोटो का श्रृंखला बनाया था। तो ये पहले फोटो का इसमें वृत्तांत बताया गया है। दूसरे में हम आपको बताते हैं कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना। देखिए यहाँ पे पहले फोटो के बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे 1789 का जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। आप सभी को पता है कि हमारे जो क्रांति हुई थी, शुरुआत जो हुई थी वो फ्रांस से ही शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1789 में। वहां पे जो शासन पद्धति थी वो, उसमें कुछ गलतियां आई, कुछ दिक्कतें आई, क्योंकि वहां का जो राजा था लुई 16 उसने वहां के समाज को 3 भागों में बांट दिया था। इस कारण से वहां पे राष्ट्र का मतलब आपस में लोगों का मेल मिलाप नहीं हुआ और बहुत बड़ी क्रांति हो गई थी वहां पे। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। यही मैंने अभी आपको बताया है कि सबसे पहला जो क्रांति था वो 1789 में फ्रांस के साथ ही शुरू हुआ। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उसने प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। मतलब जो पहले वहां पे राजाओं का शासन हुआ करता था वो खत्म हो गया और वहां के सरकार और शासन की जो सत्ता की जो शक्ति थी वो वहां के लोगों के हाथ में आ गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, मतलब एक ऐसे राष्ट्र का जहां पे राजतंत्र नहीं होगा। उनकी नियति तय करेंगे, उनके लिए नियम बनाएंगे। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा, एक ऐसी शक्ति बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में काफी परिवर्तन ला दिए। जिस प्रकार से इन्होंने बदलाव किए, राजा को खत्म किया, अपने नियमावली बनाए, उससे क्या हुआ, पूरे उस समय के आसपास के सभी देशों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। इस परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों की स्थान पर राष्ट्र राज का उदय हुआ, मतलब जनता के द्वारा बनाया गया शासन का उदय हुआ। राष्ट्र राज ने न केवल उनके शासक बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास की विरासत की भावना थी। ऐसा नियम बनाया गया जिसमें सभी लोगों को अधिकार प्राप्त था, सभी लोग मिलकर अपने शासन पद्धति में भाग ले सकते थे। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि राष्ट्रवाद का उदय क्या हुआ, क्यों हुआ। तो पहला तो है निरंकुश शासन व्यवस्था था।
राजा का जो मन होता था वही करता था, जनता की देखभाल सही तरीके से नहीं होती थी, इस कारण से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। दूसरा था उदारवादी विचार का प्रसार। वहां के लोग जो थे वो उदारवादी विचारधारा से काफी प्रभावित हुए और लोगों ने उदारवादी विचारधारा को अपनाना शुरू कर दिया, इस कारण से भी यहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। पॉइंट हमारा कहता है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा, कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों को समानता की नजर से देखा जाए, समान अधिकार प्राप्त हो, आपस में सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, इस कारण से भी राष्ट्रवाद का वहां पे उदय हुआ था। अगला पॉइंट हमारा है शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। ऐसे भी कुछ लोग थे जो कुछ पढ़े लिखे थे और उन्होंने अपने विचार से लोगों के भलाई करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया, सरकार के निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। ये भी एक मुख्य कारण था राष्ट्रवाद के उदय होने का। अब हम बात कर लेते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ। तो देखिए, क्रमिक विकास का मतलब होता है क्रमानुसार, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो फ्रांसीसी क्रांति हुई जो 1789 में हुई, VVI रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है नागरिक संहिता जो 1804 में आया था, ये लाया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, याद रखिएगा नेपोलियन ने इसे लाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नागरिक संहिता कब लाया गया, तो आप बताएंगे 1804 ईस्वी में लाया गया। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है किसने लाया, तो आप बताएंगे नेपोलियन बोनापार्ट ने लाया था। तीसरा है वियना संधि जो 1815 में हुआ था, ये भी यूरोप में राष्ट्रवाद के क्रमिक विकास में आता है। अगला है उदारवादियों की क्रांति, जो लोग उदारवादी विचारधारा से प्रभावित थे उन्होंने भी 1818 में क्रांति किया था। इसके अलावा इटली का एकीकरण भी हुआ जो 1859 से 1870 तक चला था। जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 तक हुआ। तो ये स्टेप बाय स्टेप है क्रमिक विकास में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं पहले चैप्टर के लिए और एग्जाम के लिए। तो हम बात कर लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद के बारे में। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति में अगर क्रांति हुई, लोगों ने क्रांति किया और राष्ट्रवाद का निर्माण किया, तो सबसे पहले उन्होंने संविधान आधारित शासन लाया। कि मतलब जो पहले राजा का शासन होता था, निरंकुश शासन होता था, इसको खत्म करके उन्होंने संविधान पर आधारित शासन वहां पे लाया। उसके बाद है अगला समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचारों का विकास हुआ, कि उस सभी नागरिकों को समान नजर से देखा जाए, सभी को स्वतंत्रता प्राप्त हो, सभी आपस में मिलजुल के रहें। तीसरा पॉइंट है नया फ्रांसीसी तिरंगा। इन्होंने अपनी पहचान में एक नया फ्रांसीसी तिरंगा का भी निर्माण किया था। नेशनल असेंबली का भी गठन हुआ था, ये हमने फ्रांसीसी क्रांति में क्लास 9 में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था कि नेशनल असेंबली का गठन किन्होंने किया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है राष्ट्रवाद में। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जो शुल्क लगता था, जो टैक्स लगता था, मान लीजिए ये एक देश है और इसी के अलग अलग भागों में यदि आप व्यापार करना चाहते थे तो आपको यहां से यहां आने में टैक्स देना पड़ता था, इस सभी को समाप्त कर दिया गया, इस सभी को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। माप तौल का एक समान व्यवस्था, मतलब पूरे फ्रांस में सिर्फ और सिर्फ एक माप तौल लाया गया, मतलब एक ही तरह की पद्धति है। अगर मान लो 1 kg आज यहाँ पे है तो आगे भी जाके वो 1 kg ही माना जाएगा। तो ये नाप तौल की समान व्यवस्था थी। इसके बाद है फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। फ्रेंच जो था वो पूरे राष्ट्र के लिए कंपलसरी कर दिया कि यही भाषा जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मनोदित कर दिया गया। तो ये सारी चीजें थी फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद के दौरान जो इंपोर्टेंट बातें हुई, वहां पे जो बदलाव हुआ वो ये सारी चीजें थी। अब हम बात कर लेते हैं 1804 की नागरिक संहिता जो नेपोलियन ने लाया था। तो उसने क्या किया, नेपोलियन ने पहले नंबर पे तो क्या किया, जन्म पे जो आधारित विशेषाधिकार था जो पादरियों लोगों को मिलता था, कुलीन वर्ग के लोगों को मिलता था, उसकी समाप्ति हो गई। यहाँ पे उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया इसे। दूसरे नंबर पे है कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया। कानून जो है सभी के लिए समान था, चाहे वो पैसे वाले हो, चाहे वो कुलीन हो, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो गरीब हो, कानून सभी के लिए समान रखा गया। तीसरे नंबर पे हमारा कहता है प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। जितने भी ऑफिशियल काम राजा के होते थे उसको सरल बनाया। जो भी पढ़े लिखे लोग थे, चाहे वो किसी भी तबके के थे, चाहे वो किसी भी ग्रुप के थे, उनको नौकरी पे रखा गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जो बड़े बड़े जमींदारियां चलती थी उन्हें समाप्त कर दिया गया। किसानों के भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति। जो बड़े बड़े जमींदार के यहाँ गिरवी रह जाते थे, दास बन जाते थे, उनके गुलाम बन जाते थे, उन्हें उनसे मुक्त करा दिया गया। किसमें, 1804 में। याद रखिएगा नेपोलियन के जो नागरिक संहिता आया था उसमें इन सभी चीजों को बदला गया था। शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों को नियंत्रण को हटा दिया गया। जो बड़े बड़े ग्रुप संघ थे
लेबर के उन श्रेणियों को, संघों को समाप्त कर दिया गया नेपोलियन बोनापार्ट के नागरिक संहिता के द्वारा। हम बात कर लेते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद, जिसको हम राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे। तो देखिए, सहमति के आधार पर सरकार का निर्माण हुआ था, नागरिकों को आपस में बैठ के बातचीत किया गया, उनके सहमति से ही सरकार का निर्माण हुआ। संविधान आधारित शासन का प्रावधान लाया गया कि अब संविधान के हिसाब से ही नागरिकों के ऊपर शासन होगा, निरंकुश शासन नहीं होगा। संसदीय सरकार या प्रतिनिधित्व आधारित, मतलब जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा, एमपी, एमएलए या फिर सेनेटर, इनके माध्यम से वहां पे सरकार चलाना शुरू कर दिया गया। विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया, जो लुई 16वें के द्वारा विशेषाधिकार दिया गया था, या फिर आप कहिए अन्य राज्यों में, अन्य देशों में जो भी विशेषाधिकार था, इन सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। कानून के समक्ष समानता आई, कानून सभी के लिए समान हुआ करता था। मताधिकार का समर्थन लेकिन सबके लिए नहीं था। देखिए, मत देने का अधिकार तो था, लेकिन उसमें महिलाओं को अधिकार नहीं था। इसके अलावा वैसे लोग जो 3 दिन के काम के बराबर टैक्स अदा नहीं कर पाते थे, उनको भी मत देने का अधिकार नहीं था। सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले लोगों के पास ही मत देने का अधिकार था, या फिर ऐसे लोग जो 3 दिन के काम के बराबर टैक्स दे सकते थे सरकार को, उनको वोट देने का अधिकार था। मुक्त बाजार था, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं था, कोई कहीं भी जाके व्यापार कर सकता था। वस्तु एवं सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति, किसी प्रकार के वस्तु, सेवा इत्यादि पे जो टैक्स लगता था उसे समाप्त कर दिया गया। तो हम बात कर लेते हैं 1815। 1815 जो है, उसके उपरांत यूरोप में क्या हुआ, क्योंकि 1815 के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का वाटरलू की लड़ाई में हार हो गया था। तो यहां से समझिए, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। देखिए, रूढ़िवाद किसे कहते हैं, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। यदि आप रूढ़िवाद के बारे में विस्तार से नहीं जानते तो आप वीडियो को जरूर देखें। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी, जो उनके रीति रिवाज से पहले उनकी मान्यता फिर से आ गई, एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर यह क्रमिक विकास पर जोर दिया। मतलब धीरे धीरे परिवर्तन के ऊपर रूढ़िवादियों की विचारधारा टिकी रहती थी। इन बातों को लेकर इनका एक मीटिंग भी हुआ था, जिसे क्या कहा गया, कांग्रेस कहा गया। इसे वियना में किया गया था। इसी कांग्रेस के आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया था। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। तो ये 1815 के बाद यूरोप में जो रूढ़िवाद फिर से आया, इसके बारे में था। तो हम बात कर लेते हैं 1815 के वियना संधि की विशेषताएं क्या थी, क्या क्या खास बात थी। तो सबसे पहले तो था कि फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना। बुर्बो राजवंश, जिससे लुई 16वां ताल्लुकात रखता था, उसकी पुनः स्थापना किया गया। दूसरा था इसका मुख्य उद्देश्य कि यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना है, पुराने विचारधाराओं को फिर से लाना है। तीसरा है, फ्रांस में उन इलाकों पर आधिपत्य खो दिया। किसने? फ्रांस ने उन इलाकों पर अपना अधिकार खो दिया नेपोलियन के समय, जिसको उसने जीता था। नेपोलियन ने जितने भी राज्यों को जीता था, उसमें फ्रांस की अधिकार फिर से समाप्त कर दिया गया। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक हेतु नए राज्यों की स्थापना की गई कि फ्रांस आगे जाके किसी भी प्रकार से अपने सीमा का विस्तार नहीं करेगा। ये 1815 के वियना संधि की विशेषताएं थी। बात कर लेते हैं 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ। देखिए, 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा। अब क्या हुआ, राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादी लोग जो थे, वो अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल करते थे, उपयोग करते थे। मध्यवर्गीय जो जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के एक विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। किसने? जर्मनी ने किया था। 1848 में अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर एक बड़ा राज्य बनाने का सोचा, मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया। मतलब ये सफल नहीं हो पाए। इसके पश्चात क्या हुआ, परसा एक देश का नाम है, राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। किसने? परसा ने। क्या किया? राष्ट्रीय एकीकरण, मतलब राष्ट्रों को जोड़ने का जो बीड़ा था, उसको किसने संभाला? परसा ने संभाला। बात कर लेते हैं जर्मनी का एकीकरण। 1866 से 1871 तक चला। एकीकरण परसा के नेतृत्व में हुआ। मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया था, परसा ने इस कमांड को संभाला था। परसा के प्रमुख मंत्री कौन थे? ऑटो वन बिस्मार्क। इन्होंने क्या किया? राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये व्यक्ति का नाम है ऑटो वन बिस्मार्क। 7 वर्ष के दौरान क्या हुआ यहाँ पे कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के 3 युद्धों में परसा की जीत हुई। परसा इन 3 युद्धों में जीत गया और एकीकरण की प्रक्रिया भी यहाँ पे
पूरी हो गई। प्रसा की जो मंशा थी वो यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दी। 1871 में क्या हुआ, केसर विलियम प्रथम के नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। किसे? केसर विलियम प्रथम को 1871 में नया राजा बनाया गया और जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रसा का महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। मतलब प्रसा जो है यहाँ पे बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरी। नए राज्य जो जर्मन के थे उसमें मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्था थी, उसका आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। मतलब इसे अपडेट किया जाना चाहिए, इसे और आधुनिक बनाया जाना चाहिए, इस बात पे जोर दिया गया जर्मनी के एकीकरण के दौरान। हम बात कर लेते हैं इटली के एकीकरण। ये 1859 से 1870 तक चला था। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इटली जो था वो 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में ज्यूसेppe मेस्सीनी ने इटली के एकीकरण का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। देखिए, इटली के एकीकरण में ज्यूसेppe मेस्सीनी का बहुत बड़ा अहम रोल था। 1830 से 1848 के क्रांति विद्रोह यहाँ पे असफल हो गए थे, मतलब इसे दबा दिया गया था। 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पिंडामॉन्ट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई वालों को हरा दिया। ऑस्ट्रियाई देश है, उन लोगों को युद्ध में हरा दिया गया। और 1861 में इनुमियल द्वितीय ने एकीकृत इटली के राजा को घोषित किया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इटली के एकीकरण में पहले तो इटली जो था वो 7 भागों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में ज्यूसेppe मेस्सीनी ने इटली के एकीकरण की बात को रखा सबके सामने में, और लेकिन यहाँ पे जितने भी विद्रोह हुए इसके लिए उन्हें दबा दिया गया। 1861 में एनिमुअल द्वितीय को यहाँ पे एकीकृत इटली का, जब एक इटली पूरा एक साथ जमा हो गया, बन गया, तो उसका राजा बनाया गया। किसको? एनुअल द्वितीय को। किसका? इटली का राजा घोषित किया गया 1861 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बीबीआई 1 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। बात कर लेते हैं यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष क्या है। तो यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से ही था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसके बाद इनका उदय हुआ, ये बने और यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। मतलब इनके मन में भी ये बातें आने लगी कि हम अब आजाद होना चाहते हैं। 1821 से ही वहां स्वतंत्रता के लिए संघर्ष अर्थात लड़ाइयां होनी शुरू हो गई। यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला। निर्वासन मतलब घर से अलग रहने वाले लोगों का समर्थन मिला। ये सभी एकजुट हो गए। विभिन्न कवियों, कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कि जो कवि थे लॉर्ड वायरन, इन्होंने धनराशि एकत्र की, पैसे इकट्ठा किए एवं वह युद्ध के लिए भी गए, जहां 1824 में बुखार लगने से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। 1832 में कुस्तुमुतुनिया में संधि के यूनान में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त हो गया। मतलब अंतो अंत देखा गया कि 1832 में यहाँ पे फिर से यूनान जो है वो स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर के आया, क्योंकि काफी लंबे समय तक यहाँ पे संघर्ष चला, कई सारे युद्ध भी हुए। उसके बाद 1832 में कस्तुनुतिनिया के संधि के बाद यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त हो गया था। बात कर लेते हैं ब्रिटेन में राष्ट्रवाद की। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। औद्योगिक क्रांति के उपरांत थी, इसके बाद ब्रिटेन की जो शक्ति थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। यहाँ पे जो भी राष्ट्रवाद हुआ वो इन उथल पुथल के कारण ही, बहुत लंबे समय से ये बातें चल रही थी ब्रिटेन के अंदर राष्ट्रवाद का, तब जाके इनका राष्ट्र एक साथ आ पाया। 18वीं सदी से पहले ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। देखिएगा ध्यान से, 18वीं सदी से पहले की अगर बात की जाए तो ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं हुआ करता था। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश जैसे ढेर सारे समाज थे जिन्हें निर्जातीय कहा जाता था। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति के विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों एवं द्वीप समूहों का भी विस्तार करना शुरू कर दिया था। इनके अंदर जो भी छोटे छोटे राज्य थे वो अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करने लगे थे। और 1760 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। दो अलग अलग एक राज्य को उस समय के राज्य के रूप में जाने जाते थे। कौन? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। इनको मिला के एक नए नेशन का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया और नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को भी यहाँ
खूब बढ़ावा मिला। उस समय ये जबरदस्ती चल रही थी नए नए राज्यों को मिलाने के लिए और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। बात कर लेते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में। देखिए बाल्कन जो था, बाल्कन एक क्षेत्र है, जगह का नाम है, भौगोलिक एवं निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था। अलग अलग जाति समुदाय के यहाँ पे लोग रहते थे, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मधुकुनिया, क्रोएशिया, एस्लोवानिया, सार्बिया आदि शामिल हुआ करते थे, इसलिए इसे निर्जातीय भी कहा जाता था। इस क्षेत्र में रहने वाले जो मूल निवासी थे उन्हें स्लाव कहा जाता था। याद रखिएगा, ये भी एक नंबर में पूछा जाता है। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन साम्राज्य में रूमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति काफी विस्फोटक हो गई, मतलब बहुत संघर्ष होने लगा। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयता वाले जो चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे, खुद को स्वतंत्र देश मानने लगे। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। यहाँ पे कई सारी लड़ाइयां होने लगी, कई सारे विद्रोह होने लगे। अब देखिए इस समय यूरोप जो था वो शक्तियों के बीच के क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही। एक क्षेत्र चाहता था कि हम इस पे अपना वर्चस्व जमा ले, दूसरा क्षेत्र चाहता था हम इस पे अपना वर्चस्व जमा ले। इस कारण से यहाँ पे कई प्रकार के अलग अलग युद्ध भी हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई, जो 1914 से 1918 तक हुआ। अगर प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा पूछा जाए तो आप बताएंगे 1914 से 1918 तक यहाँ पे इसी कारण से विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अब हम बात करते हैं राज्य के दृश्य कल्पना। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने, जो कलाकार हुआ करते थे, वो राष्ट्र के कुछ यूं चिन्हित किया जैसे कि वह कोई व्यक्ति हो। किसी भी राष्ट्र को एक व्यक्ति से जोड़ के देखा जाने लगा। राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्रों को व्यक्ति का जमा पहनाते हुए जिस नारी के रूप में चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। मतलब एक ऐसे नारी को वहां पे दर्शाया गया जो अपने जीवन में कोई खास महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखती थी, लेकिन पूरे देश में एक कल्पना बनाने के लिए, एक शक्ति को निर्धारित करने के लिए नारी को सामने लाया गया। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी कि नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गया। फ्रांस में उस समय लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया है। देखिए इसमें महिला को प्रदर्शित करने का मात्र एक कारण था ताकि राष्ट्रों में एकता है। इसी प्रकार जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। अलग अलग लोग महिलाओं को सामने लाके उसके प्रतिमा को अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग करने लगे। बात कर लेते हैं फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में। देखिए जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि, मतलब जनप्रतिनिधि को एक धजे जुलूस में ले जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। मतलब बहुत ही साजोबाज के साथ उन्हें ले जाया गया। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया, एक नया कानून का निर्माण किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। मतलब राजा तो था वो, लेकिन उसे संसद अर्थात प्रतिनिधि के अंदर काम करना था। तो प्रतिनिधियों ने पर्सा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जब इसे राजा बनाया जाने लगा, किसे, जब वहां के जो पहले के राजा थे फ्रेडरिक विलियम, तो उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो कहते थे कि मैं किसी प्रतिनिधि के अंदर काम नहीं करूंगा, मैं स्वतंत्र रूप से काम करूंगा। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार भी कमजोर हो गया। संसद भी यहाँ पे कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्ग का प्रभाव अधिक था। मध्य वर्ग के लोग जो थे उनका वर्चस्व वहां पे अधिक था, जिन्होंने मजदूरों कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिससे वे अधिक समर्थन खो बैठे और उनका सरकार यहाँ पे कमजोर होता हुआ नजर आ गया। और लास्ट में क्या हुआ, असेंबली जो थी वो भंग कर दी गई, समाप्त कर दी गई। पॉइंट कहता है राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का क्या योगदान था। तो देखिए राजनीतिक संगठन का निर्माण करने में महिलाओं ने अहम योगदान दिया। समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर थे उसका प्रकाशन किया करती थी। मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष किया, कई प्रकार से प्रोटेस्ट किया, और इसके अलावा राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। देखिए महिलाओं का मांग था कि हमें भी मत देने का अधिकार दो, हमें भी वोट देने का अधिकार दो, हमें भी नेतागिरी करने का अधिकार दो। तो इसमें महिलाओं का भी अहम योगदान रहा। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें अपना
हिस्सेदारी लिया था। अब हम कुछ प्रतीक चिन्ह और उसका अर्थ जान लेते हैं। प्रतीक में जैसे टूटी हुई बेड़ियां है, इसका मतलब था आजादी मिलना। बाघ छाप वाला जो कवच था, इसका मतलब था जर्मन समुदाय का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक था। बलूत पत्तियों का मुकुट ताज जो था, इसका मतलब था वीरता। तलवार का मतलब था मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली का मतलब था शांति की चाह, मतलब हम शांति चाहते हैं। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा का मतलब था उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा। उगते हुए सूर्य के किरण का मतलब था एक नए युग की शुरुआत, एक नए समाज की शुरुआत। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रतीक और उसके महत्व उस समय के राष्ट्रवाद के समय में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। तो आपने देखा क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, न्यू सिलेबस के हिसाब से बनाया गया था, काफी महत्वपूर्ण था। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।